अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी शुएब एंड यूर ट्यूनिंग इनटू शुएब्स वाइब स्टेशन। आज की पॉडकास्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम सुनते ही लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, और यही सब डिस्कस करने के लिए हमने आज दावत दी है एक बहुत अमेजिंग न्यूरो सर्जन को, जिनका नाम है डॉक्टर मोहसिन कदीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहसिन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल जो है वो, जैसे कि हम ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप आम ज़बान में बताएं कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है, ताकि जनरल आवाम को पता चल सके। ट्यूमर जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से में एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि बॉडी के बाकी जो ग्रोथ पैटर्न होते हैं उनको नॉर्मली फॉलो नहीं कर रही होती, और वो बॉडी के एनाटमी और बाकी असूलों को नॉ फॉलो करते हुए एक नॉर्मल मास इफेक्ट क्रिएट कर रही होती है। अब इसमें ज़ाहिर है, अगर हम बहुत ही सिंपल ज़बान में बात करें तो इसको एक दाना कहते हैं जो कि बड़ा हो रहा है। अब उनकी भी बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। कुछ जो आम ज़बान में जड़ों वाली बात कहते हैं कि जड़ों वाला दाना है तो हम उसको कैंसर कह देते हैं। जो जड़ें वाले नहीं होता, यानी कि सिंपल ट्यूमर होता है जिसको हम निकाल दें खाली और वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो उसको लोग बग़ैर कैंसर वाला या खाली सिंपल दाना कह देते हैं। तो ट्यूमर इटसेल्फ जो है वो एक दाना है जो कि बहुत सारी किस्म का हो सकता है और किसी भी जगह पे हो सकता है, जिसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसी तरह दिमाग में भी या रीढ़ की हड्डी में भी ये दाने जो हैं ये बनते हैं और उनको फिर उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है। हम जो है वो सुनने में आता है कि मैलिग्नेंट और बिनाइन करके कुछ होता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें अगर। बिल्कुल, बिनाइन जैसा मैंने बताया कि आम ज़बान में वो है जो इसकी जड़ें नहीं होती या जो कि निकाल दें तो ठीक हो जाता है, और उसका ज़्यादातर मास इफ़ेक्ट होता है या फिर ये कि वो चीज़ों को दूसरी तरह अफेक्ट कर रहा होता है। वो एक मेलिग्नेंट जिस तरह की, जिसको आम ज़बान में जड़ों वाला, या एक वो ट्यूमर जो फैलता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, अपने बच्चे दे सकता है, आम ज़बान में बच्चे देने वाला दाना, उसको हम मेलिग्नेंट कहते हैं। और जो सिंपल वाला होता है उसको हम लोग सिंपल ट्यूमर या बिनाइन कहते हैं। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? अब ब्रेन ट्यूमर होने की वजूहात तो बहुत सारी हैं। कुछ जो है, अगर हम कहें कि स्पेसिफिकली ये 1 2 3 4 कॉजेज़ हैं तो वो जो है गलत चीज़ होगी। इसमें मल्टी फैक्टोरियल होती है चीज़, इसमें जेनेटिक्स भी आते हैं, आपकी एनवायरनमेंट भी आती है, बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारी कॉजेशंस नहीं भी हैं कि हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो है ये जाके ये वाला कैंसर 100% कॉज कर रही है। जिस तरह हमें सिगरेट और लंग कैंसर के तो एसोसिएशंस हैं, इस तरह की एसोसिएशन ब्रेन के अंदर बहुत कम है, और रीढ़ की हड्डी में भी हाँ कुछ जेनेटिक एलिमेंट है जो कि अब हमें नज़र आ रहा है, और आगे स्टडीज़ आती जा रही हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स, रेडिएशन से वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई स्पेसिफिक सॉलिड हमारे पास जो है फ़िलहाल साइंटिफिक एविडेंस एग्जैक्टली नहीं है। अच्छा, पिछले 10-20 सालों से ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि फ़लाँ शख्स को ब्रेन ट्यूमर हो गया, फ़लाँ शख्स को ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो आप मतलब क्या समझते हैं कि उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या जीन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग उनको जो है सामने रख सकते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ है कि जिस तरह हमारे MRI की और CT स्कैन की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, तो एक तरह से हमारा पिकअप करने का रेट जो है वो बढ़ गया है कि आम पॉपुलेशन जिनको पता नहीं होता था, अभी ये किसी न किसी वजह से उनका CT या MRI हो जाता है तो पता चल जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, हाँ डेफिनेटली अगर जो अभी हमारे पास तो लोकल डाटा नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में देखें तो 50 साल या 100 साल पहले जो ट्यूमर्स की इंसिडेंस थी, अभी वो बहुत सारे दानों की उससे तेज़ बढ़ती जा रही है। और उसकी वजूहात में फिर अगेन जिस तरह हमारी पिछले सवाल में बात हुई कि बहुत सारी वजूहात हैं जिनको हम लोग इकट्ठा करके देखें तो हाँ, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट हमारी बॉडीज़ पे आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास साइंटिफिकली प्रूव करना कि सारी चीज़ें इसकी वजह से हो रही हैं या नहीं हो रही, वो फ़िलहाल हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, पहली अलामात क्या आती हैं जिससे पता चलता है कि भाई ब्रेन ट्यूमर ये सस्पेक्टेड है इस बंदे को? इसमें सबसे बड़ी वजह आई थिंक जो थोड़ा सा दाने हमारे लेट डायग्नोज होते हैं या पता चलते हैं, उसकी वजह यही है कि इसके कुछ स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा ख़ास सिम्टम्स नहीं हैं कि जिस पे जाके लोग जो है वो करें। इसमें जो सिम्टम्स हैं या जो वजूहात हैं वो सर के दर्द से लेके तो झटके पड़ने तक चीज़ें हो सकती हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि दाना किस जगह पे है, दिमाग के किस फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, और वो कितना एग्रेसिव है, किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। वो तो मरीज़ कभी जो है वो सर के दर्द के साथ भी आ सकता है, कभी उल्टियाँ होने के साथ भी आ सकता है, कभी झटके पड़ने के साथ से भी आ सकता है, कभी कोई नई हाथ पैर में कमज़ोरी या सुनपना या झटके वटके उन चीज़ों के साथ भी आ सकता है। तो हमारा इन जनरल
जो एक मेरा मैसेज होगा पब्लिक के लिए वो यही होगा कि अगर कोई भी सर का दर्द या कोई ऐसा नया सिम्टम, कमज़ोरी, सुनपना जो कि नॉर्मल 2-3 हफ्ते के इलाज से ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर बेहतर होता है कि जाके अपने एक दफ़ा न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को एक दफ़ा चेक ज़रूर करा लें। अच्छा, अगर वो शख्स न्यूरोसर्जन के पास चले गया तो आप लोग क्या तशख़ीस के लिए कौन से टेस्ट वगैरह करवाते हैं? उसमें सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि मरीज़ का मुआयना होता है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि मसले मसाइल हैं क्या, और उनके हिसाब से चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर बाद में जब हम उसकी डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं जहाँ हमें शक लगे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उस सूरत में फिर उसका CT स्कैन और MRI और ब्लड टेस्ट वगैरह वो सारे किए जाते हैं ताकि हमें 100% पता चले कि चीज़ चल क्या रही है। अच्छा, CT स्कैन में क्या शो होता है? ट्यूमर शो हो जाता है या MRI में क्लियर शो होता है? MRI जो है ट्यूमर देखने के लिए एक बेहतर टेस्ट है। CT स्कैन पे कुछ ट्यूमर नज़र आ जाते हैं, कुछ नज़र नहीं आते या उतने बेहतर नज़र नहीं आते जितने कि MRI पे नज़र आते हैं। लेकिन अगर आपने ट्यूमर देखना है तो उसके लिए बेहतर टेस्ट जो है वो MRI ही है, अनटिल एंड अनलेस कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो अगर आप MRI करा सकते हैं तो ट्यूमर के लिए पहला टेस्ट और बेहतर टेस्ट जो है वो MRI ही होता है। अच्छा, MRI और CT स्कैन का जैसे आपने बताया, तो अगर इसमें नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा ब्रेन ट्यूमर, तो कोई ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकें कि ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है? बिल्कुल, इसमें अब आगे जाके नए तरीके के और कुछ नए टेस्ट और CT स्कैन और MRI के ख़ास सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो हमें इन्फेक्शन और दाने के दरमियान एक डिफरेंस बता देती है। उसके अलावा हम PET स्कैन कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल टेक्टोग्राफी फिर हम लोग करते हैं देखने के लिए कि वो जो दिमाग की तारें हैं वो ट्यूमर ने या दाने ने किस तरफ शिफ्ट की हैं और उसको हम कौन सा सबसे सेफ़ रास्ता है जिसमें से जाके मिनिमम नुकसान पहुंचाते हुए हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह कुछ केसेस में हमें जो कि खाली सूजन वगैरह होती है उसमें नसों वगैरह के टेस्ट भी हमें करने पड़ते हैं। कुछ केसेस में बायोप्सी दूसरी चीज़ों की कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट हैं जो सिचुएशन के मुताबिक फिर हम लोग मज़ीद कर सकते हैं। अच्छा, ये टेस्ट कोई अफेक्ट तो नहीं करते बॉडी के ऊपर? क्योंकि मैंने सुना था पैट स्कैन में तो डाई वगैरह भी कुछ इंजेक्ट की जाती है, तो ये उल्टा नुकसानदेह तो नहीं है? इसमें वही है कि जिन लोगों को इनकी कंटेंट्स के साथ एलर्जी वगैरह का इशू हो, उस सूरत में तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन उसकी जाहिर सी बात है कि पहले चेक किया जाता है, हिस्ट्री ली जाती है, देखा जाता है कि इन चीज़ों को कोई मसला तो नहीं कर रहा है, फिर खाली वो दवाइयाँ जो हैं मरीज़ के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं। और उसके अलावा MRI इटसेल्फ जो है वो जिस तरह आपका मोबाइल है इसकी मैग्नेटिक वेव्स हैं उसी तरह वो भी होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ, CT स्कैन के अंदर शॉएँ होती हैं जिनकी डोजेज नुकसानदेह होती है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि एक MRI हो गया तो दूसरा कराएं फ़ौरन या नहीं कराएं, या बार बार कराने से फ़र्क तो नहीं आ रहा। हाँ, CT स्कैन में रेडिएशन की डोजेज होती है जो आपने ख्याल रखना होता है, लेकिन MRI नॉर्मली बार बार करने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। अच्छा, अगर किसी शख्स को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस्ड हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अब उसमें ट्यूमर जो, जैसे मैंने बिल्कुल पहले सवाल में बात की कि जिस नस्ल का और जिस तरह का हमें ट्यूमर और जिस जगह पे ट्यूमर है हम उसके मुताबिक चीज़ें आगे लेके चलते हैं। सेम ट्यूमर का इलाज डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हो सकता है। अगर वो ट्यूमर की बहुत ज़्यादा गहराई में मौजूद है तो शायद हम उसके लिए उतने एग्रेसिव ना हो जो कि एक सरफेस पे और सामने या किसी दिमाग के ऐसे हिस्से में जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता उसमें, तो हम लोग वहाँ पे और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। नॉर्मली जो इसके इलाज की हम बात करें तो डायग्नोसिस के बाद पहली चीज़ होती है कि फिर हम मरीज़ का चेकअप करते हैं कि वो फिट भी है सर्जरी के लिए नहीं। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। अगर वो टेस्ट क्लियर कर जाता है तो फिर कोई भी दाना हम लोग लें तो ऑल्दो आप बातें बहुत सारी सुनेंगे कि भाई इसका वो शॉ से या लेज़र से या रेडिएशन से इलाज हो जाता है, या फिर ये कि हम इसको सर्जरी करके निकालते हैं या छोटा सा खोल के एंडोस्कोपिकली निकालते हैं, वो सारा कुछ, ये सारे हमारे पास टूल्स हैं ट्यूमर से लड़ाई करने के लिए। और उसमें जो बेस्ट टूल होता है उस वक़्त ट्यूमर के लिए हम लोग वो उसमें से इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन लोगों ने के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है कि भाई इसको शॉ दे देंगे तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आई थिंक ये गलत कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे इस वजह से मिसगाइड भी होते हैं। हमेशा शॉ देने से पहले आपको देखना होता है कि ये दाना जो ट्यूमर है इस पर शॉ असर भी करती है या नहीं। तो अगर इवन शॉ भी दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे केसेस में हमें पहले उसकी बायोप्सी चाहिए होती है कि पहले आप बायोप्सी ले देखेंगे चीज़ है क्या, और फिर आप उसको शॉ की तरफ जाएँ। और फिर भी अगर इन जनरल हम लोग बात करें तो पहली जो स्ट्रेटजी है या पहली जो ऑप्शन होती है, अगर ऐसे ट्यूमर जो कि कैंसर वाले नहीं हैं उसमें पहली कोशिश यही होती है कि उनको कम्प्लीटली सर्जरी करके निकाल दिया जाए, जो कि उनका बेस्ट हल होता है।
कैंसर का मतलब कैंसर वाले नहीं हैं, तो ये आप लोग कैसे पता करते हैं ये वाला कैंसर वाला है, कैंसर वाला नहीं है? ये वाले मैंने जिस तरह बताया कि कुछ MRI हमें अंदाज़ा देते हैं, कुछ जो है बाकी टेस्टों से हमें पता चलता है, लेकिन 100% जो बताने वाली होती है चीज़ वो बायोप्सी है। इसीलिए मैंने बताया कि खाली शुआ देना भी जो है वो हल नहीं होता, आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आप लड़ाई किससे कर रहे हैं, तो एक बायोप्सी हर दाने की ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, आपने बायोप्सी कर ली तो उसको ब्रेन के सेल्स को तो आपने छेड़ दिया ना, मतलब कि ब्रेन ट्यूमर को छेड़ दिया, और अगर वो फर्स्ट मैलिग्नेंट निकला मतलब कैंसर वाला निकला तो वो तो पूरा स्प्रेड हो जाएगा, तो ये चीज़ गलत नहीं है? नहीं, इसमें जो है वो जो अगर आप ग्रेड 4 की बात करेंगे सबसे ख़राब वाला होता है, उसके बारे में तो इन जनरल बात ये की जाती है कि जब पता चलता है तभी फैल चुका होता है, तो हमारे निकालने से कोई बहुत ज़्यादा फैलने में फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये कि जो सर्जरी का मकसद होता है वो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि मैक्सिमम सेफ़ एक्ससिजन, यानी कि आप सेफली जितना ज़्यादा आप निकाल के आ सकते हैं मरीज़ को नुकसान पहुँचाए बग़ैर आप उतना निकाल के आते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में ये क्यूरेटिव भी होता है। और अगर ये जड़ों वाला है तो जाहिर सी बात है वो हम लोग पूरा दिमाग में निकाल दें तो हम नहीं निकाल सकते, उस सूरत में फिर आगे मरीज़ को कीमो और रेडिएशन और वो बाकी पूरी ट्रीटमेंट जो है वो आगे चलती है कैंसर वाले मरीज़ के लिए। और जितना थोड़ा रह गया वो वापस रीग्रो हो सकता है? वो ग्रो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वही मॉनिटरिंग हमारी चलती रहती है, जो कि 3 महीने 6 महीने साल पे स्कैन्स वगैरह वो सारा कुछ इसीलिए हो रहे होते हैं ताकि पता चले कि वापस आ रहा है नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो फिर उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। अच्छा, जैसे सर्जरी वगैरह हो जाती है तो यही डर होता है कि भाई अब तो ये जो है ना वो मौत की तरफ सफ़र कर रहा है ये पेशेंट, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सोशली एक ये पैराडाइम बना हुआ है कि दिमाग की सर्जरी का मतलब कोमा, और दिमाग या रीढ़ की हड्डी के स्पाइन की सर्जरी अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि पैरालिसिस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल इस तरह नहीं है, साइंस ने भी काफ़ी तरक्की की है और बाकी भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं, तो आजकल इसके रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। अनटिल एंड अनलेस के कुछ बहुत ही ख़राब किस्म के दाने जिनका इलाज पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है वो ना हो, तो बाकी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है ठीक ही रहती हैं। अच्छा, किसी ने ब्रेन ट्यूमर सर्जरी अगर करवाई है तो उसका सक्सेस रेट क्या होता है, उसकी आगे की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या नॉर्मल लाइफ वो गुजार सकता है? ज़्यादातर केसेस में जो है हमारी भी कोशिश होती है और रिज़ल्ट भी ऐसे ही होते हैं कि मरीज़ जो है तकरीबन अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगेन जिस तरह हमारी शुरू से डिस्कशन में चल रहा है कि दानों की भी किस्में होती हैं और हर दाना जो है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इफ़ेक्ट डालता है ब्रेन के, तो अगेन दाने की नस्ल, दाना किस जगह पे है और उसने कितनी देर में जो है अपने आप को सामने लाया है और कितना उसने ब्रेन को डैमेज किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के जो है एक वो प्रोग्नोसिस बनाती हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो आजकल जो है दिमाग की सर्जरी काफ़ी सेफ़ है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत अच्छी अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं। अच्छा, एडवांसमेंट क्या आई है, मतलब आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो उसका दौर है, तो डायग्नोस्टिक टूल्स में क्या एडवांसमेंट्स हैं? डायग्नोस्टिक टूल्स में अब हमारे पास बहुत सारी नए किस्म के टेस्ट हैं, इमेजिंग बहुत ज़्यादा आगे गई है, इसके अलावा एंटीबॉडीज़ और उस तरह के टेस्ट हैं जो हम लोग करके तो काफ़ी चीज़ें हम लोग पहले से पता कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रीटमेंट के अंदर भी अब वो रोबोटिक्स है, मिनिमली इन्वेजिव है, जिसमें छोटे अप्रोच के ज़रिए हम वही सारे बड़े काम करके आते हैं। उसके अलावा कीमोथेरेपी के अंदर भी अब वो इम्यूनोथेरेपीज़ और बाकी चीज़ें आ रही हैं जो कि हर मरीज़ और दाने के मुताबिक स्पेसिफिकली टेलर्ड ट्रीटमेंट्स हैं जिनके इफ़ेक्ट्स पहले से बहुत बेहतर हैं। तो अब ये सारी चीज़ें अगर हम मिला के देखें तो ये चीज़ें जो हैं वो अगले जो मुझे उम्मीद है कि 10-15 साल में बहुत ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट दे रही होंगी। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को हुआ है, बाप दादाओं को, तो उनको कुछ है कि भाई इतने वक्त के बाद टेस्ट करवाना ज़रूरी है या डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? उसमें अगेन मैंने जो बात की कि शुरू में कि कोई स्पेसिफ़िक बहुत ज़्यादा सिम्टम्स तो ज़ाहिर आपको नहीं आते ना आ सकते हैं, तो उसमें वही है कि अपना ख्याल रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। लेकिन जो जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी ऐसा नया सिम्टम या न्यूरोलॉजी, कोई हाथ पैर का नया सुनपना, कमज़ोरी, झटका, सर की दर्द जो 3-6 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही, या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक नॉर्मल रूटीन से हट के हो रही हो, तो एक दफ़ा जाके चेक कराना उनके लिए बेहतर होगा, बजाय ये कि लेट करें और मिस करें चीज़ों को। अच्छा, ब्रेन की कोई भी बीमारी होती है या रीढ़ की हड्डी की कोई भी बीमारी होती है तो इंसान के अंदर एक बहुत ज़्यादा खौफ होता है, तो आप लोग एज अ डॉक्टर्स जो है वो किस तरह डील करते हैं, पेशेंट्स को किस तरह समझाते हैं, ये आप बताएं। कि जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट पैराडाइम बना हुआ है कि लोगों के दिमाग में कि अगर हमने दिमाग की सर्जरी कराई तो हम सीधा कोमा में जाएंगे, या स्पाइन की कराई तो हम पैरालिसिस के अलावा तो और कोई आउटकम हो ही नहीं सकती।
तो इसमें ज़ाहिर है कि एक थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको समझाना और राज़ी करना, और ज़्यादातर लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और रिलक्टेंट होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हालांकि जो बेस्ट एविडेंस है वो सजेस्ट करता है कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए। तो उस सूरत में जो है फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मिला के होता है। उसमें एक तो है कि पेशेंट को एजुकेट करना कि भाई ये इस तरह है और वजह क्या है और इसका बेस्ट हल क्या बनता है। दूसरी चीज़ होती है कि वो वर्ड ऑफ माउथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा काम भी करता है कि मरीज़ ख़ुद भी बात करते हैं, 2-3 डॉक्टरों से ख़ुद मरीज़ों से भी जाके पूछते हैं कि भाई मेरा हुआ था तो तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा हुआ था तो उसने क्या किया। तो उस सूरत से वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है। तीसरा होता है कि वो मरीज़ों से हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं कि फ़लाना मरीज़ आप ही की बीमारी में मुब्तला है या आपकी ट्रीटमेंट हुई है, अब जाके उससे मिल सकते हैं। तो वो मरीज़ अच्छा खासा उनको बता देते हैं कि ये हुआ था मेरे साथ, ये प्रोसेस था, क्या हुआ क्या चला, तो उससे उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है और वो इमोशनली जो है वो थोड़े से कम डाउन हो जाते हैं। आपने जैसे ब्रेन ट्यूमर की टाइप्स बताई हैं, उसमें से अगर किसी को कैंसर वाला है, मैलिग्नेंट है, तो आप लोग उसकी फैमिली को किस तरह जो है वो एक बताते हैं या डील करते हैं उनसे? यार कैंसर का जो वर्ड है यही काफ़ी जो है वो दिल दहलाने वाला लफ्ज़ होता है। जैसे कन्वर्सेशन में ये लफ्ज़ आना शुरू हो जाए तो सब लोग ज़ाहिर सी बात है बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये हमारे जैसे सेटअप में जहाँ पे फ्री हेल्थ केयर नहीं है और ज़्यादातर लोगों को प्राइवेटली अपना सारा इलाज अफोर्ड करना पड़ रहा होता है, तो वहाँ पे ये जो बीमारी है ये एक शख्स की बीमारी नहीं रहती। ये कैंसर जो है ये पूरी फैमिली की बीमारी बन जाता है और ये हर एक को अफेक्ट करता है जो भी उस बंदे में, उस ख़ानदान में, उस फैमिली में उस बंदे के साथ इन टच है, चाहे वो उसकी इमीडिएट फैमिली हो, चाहे वो उसके रिलेटिव्स हों, चाहे वो लोग हों जो फाइनेंशियली उसके साथ मदद कर रहे हैं। तो उसमें फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुरू से फैमिली के जो 3-4 बड़े डिसीजन मेकर्स हैं उनको सारी सिचुएशन पता हो, उनको अपनी टाइमलाइंस पता हो और उनको अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स और चीज़ों का पता हो, ताकि उस हिसाब से मरीज़ भी और उनकी फैमिली भी वो सारी चीज़ें मिलके वो चीज़ें प्लान कर सकें, ताकि एक स्मूथ वे में वो सारी जो ये तकलीफ़ प्रोसेस है ये लोग उसको गुजार सकें। अच्छा, अगर ब्रेन ट्यूमर का सक्सेसफुल जो है वो इलाज कर दिया तो क्या रिकरेंसी रेट होता है इसका, मतलब वापस से हो सकता है? इसमें मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज़ इवन बिनाइन ट्यूमर्स की भी सर्जरी कराने के बाद वो समझते हैं कि भाई बस ऑपरेशन हो गया, जान छूट गई, और वो दोबारा कभी 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है और 10-10, 15-15 साल गुजर जाते हैं और उसके बाद फिर जब वो कभी तकलीफ़ होती है फिर वापस आते हैं तो पता चलता है कि वो वाला दाना बीच में वापस आया और वो अब आके इतना बड़ा हो गया हुआ है कि जिसकी ट्रीटमेंट पहले से भी 4 गुना जो है वो डिफ़िकल्ट हो गई हुई है। तो उस सूरत में आई थिंक मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सारों को कि जो भी ट्रीटमेंट हो जाए एटलीस्ट 3 से 4 से 5 साल तक अपना जो डॉक्टर है उसके फॉलोअप में रेगुलर रहें, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो पिक हो सकें अगर खुदा न खास्ता कोई दाना वापस आ भी रहे तो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये जो बीमारी है इसकी ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो क्या गवर्नमेंट में भी सही इलाज होता है? अब जब हम लोग बात करें गवर्नमेंट की, तो जितने पैसों में मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट जितना इलाज करके देती है वो एक बहुत बड़ा इटसेल्फ रिलीफ होता है। इवन आप सिविल या जना अस्पताल चले जाएं वहाँ भी ज़्यादातर बीमारियों का बेहतर इलाज हो जाता है। बाकी आप कहें कि ज़्यादा अच्छी बात है, जिस तरह हर जगह पे एक डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में, ऑब्वियसली यहाँ भी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप नॉन अफोर्डिंग हैं तो बजाय इलाज डिले करने के, आई थिंक मेरा मशवरा ये हो किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में, किसी भी सेटअप में जहाँ आपको इलाज मैसर है वो जाके एटलीस्ट इलाज कराएँ ताकि बीमारी मज़ीद बढ़े नहीं। आप जो है वो अपने बारे में बताएं कि आपकी मतलब क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएं कि आप डॉक्टर जो है वो न्यूरो सर्जन बने, तो इसके क्या स्टेप्स होते हैं और अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है, और दूसरा ये कि आप किस किस हॉस्पिटल में जो है कंसल्टेशन देते हैं। इसमें न्यूरोशर्जन बनने के लिए पाकिस्तान में नॉर्मली वो ये कि आपने पहले MBBS करना है, फिर अपनी हाउस जॉब करनी है, फिर उसके बाद आपका इंटरमीडिएट मॉड्यूल होगा और फिर आप FCPS के लिए करेंगे जो कि 5 साल की ट्रेनिंग है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद आप सब स्पेशलाइज़ करना चाहिए। जिस तरह मैं हूँ, मैंने जाके फिर स्पाइन के अंदर सब स्पेशलाइज़ किया। आप वो फेलोशिप्स अपनी मज़ीद कर सकते हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अवेलेबल हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद आप जो है फिर एक न्यूरोसर्जन बनते हैं। फ़िलहाल मैं जो हूँ अभी मैं ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके अलावा नेशनल मेडिकल सेंटर में मैं डेली होता हूँ 2 से 5, और उसके अलावा मेडिकेयर हॉस्पिटल में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ न्यूरोसर्जरी का और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा, आप लोगों की इतनी टफ फील्ड है, तो अपनी एक तो पर्सनल लाइफ को और ये जो मेडिकल फील्ड है इसको किस तरह साथ लेके बैलेंस किस तरह करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को?
डेफिनेटली न्यूरो सर्जरी जो है आई थिंक आम सर्जरियों से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसकी आउटकम्स जो हैं वो एक तो आती भी बहुत जल्दी हैं कि मरीज़ बेहोशी से उठता है तो आपको पता चल जाता है क्या हुआ है, और दूसरी चीज़ ये कि इसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं खुदा न खासा फेलियर के बहुत ही ख़राब है कि कोई भी चीज़ ख़राब हो तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त ख़ुद भी होना पड़ता है और दूसरों के ऊपर भी सख्ती करनी पड़ती है ताकि एरर के चांसेस हम लोग कम से कम कर सकें। इट्स जस्ट लाइक एन एयरलाइन के जहाज़ खुदा ना खासा पहले तो सब पूरे स्टाफ हर चीज़ की कोशिश होती है कि जहाज़ जो है किसी भी तरह क्रैश ना करे, और अगर कोई खुदा ना खासा क्रैश होता भी है तो उसको फिर बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि क्यों हुआ फिर उसके बाद में, ताकि दोबारा ये चीज़ कभी ना हो सके। तो इसी तरह से हमारी लाइफ भी जो है वो डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है कि वी हैव टू बी अवेलेबल फॉर द पेशेंट्स ऑल द टाइम, स्पेशली पाकिस्तान की तरह के सेटअप में जहाँ पे रिसोर्सेज और बाकी सारी चीज़ें हॉस्पिटल्स के लेवल पे, डॉक्टर्स के लेवल पे और पेशेंट के लेवल पे भी हर चीज़ लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर काम करते हैं वो सारा कुछ जो है पर्सनली मैनेज करने के लिए फिर वो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। लेकिन अगेन यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर योर वर्क एज वेल एज योर फैमिली, लेकिन ये कि इवेंचुअली हो जाता है।